Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. So today we will do chapter number 6, fluid dynamics, short question answer, which are only 5. 1, 2, 3, 4, and the last question number 10. Question number 10. So we will start from question number 1. Give short response to the following questions. Question number 1. From the top of the tall building, you drop two table tennis ball, one filled with air and other filled with water. Which ball reaches the terminal velocity first and how and why? तो आंसर इसका लिखते हैं हम जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन लिखती हूँ। टर्मिनल velocity is given by Vt mg divided by 6 by coefficient of viscosity r। इसमें हमारे पास g और 6 पाई और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट है। अगर मास डिफरेंट होगा तो रेडियस सबका सेम ही होता है। डिफरेंट masses। इधर सबसे पहले आप ये भी लिखते हैं द अबव इक्वेशन शोज दैट different masses have same radius। अगर और heavier object will attain या will have larger terminal velocity। Vt लिख रही terminal velocity as compared to the lighter object। और drag force is given by 6 pi coefficient of viscosity r and v। इसमें 6 पाई और ये सारे कांस्टेंट है, तो एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी। since water filled balloon has heavier mass, उसका मास ज़्यादा है, heavier mass, so it has larger terminal velocity and will reach the bottom first as compared to the air filled balloon।
तो ये था हमारा आंसर कि वाटर फिल्ड बैलून हमारा एक हम ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एक वाटर फिल्ड बैलून है, इसमें वाटर है और इसमें एयर है। दो बॉल्स दी हुई हैं, एक में वाटर है एक में कोई एयर है, तो दोनों को उन्होंने किसी हाइट से फेंका है, तो कौन सी सबसे पहले बॉटम को रीच करेगी। जाहिर सी बात है वाटर फिल्ड बैलून सबसे पहले नीचे आएगा क्योंकि इसके पास हैवियर वेट है और इसकी हैवियर वेट की वजह से इसकी वेलोसिटी ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी जब ये पहले रीच करेगा, जबकि एयर फिल्ड बैलून इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब इसके पास कोई वेट ही नहीं है। एयर फिल्ड बैलून के पास कोई वेट ही नहीं है तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू द वाटर फिल्ड बैलून, सो वाटर फिल्ड बैलून विल रीच द बॉटम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई कैन अ squirrel jump from a tree branch to a ground and run away undamaged while a human could break a bone in such fall. While a human could break a bone in such fall. अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 for a large object terminal velocity is given by vt is equal to half cp g और v। g नहीं है, a है यहाँ पर। C is a coefficient, viscosity coefficient, viscous coefficient, area of fluid और ये है कि density of fluid, तो स्क्विरल का सरफेस एरिया is larger than his साइज छोटा है इसका और सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो ड्रैग फोर्स depends upon size of the squirrel, तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी विद सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टरवर्ड्स, why is there a difference। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 जब पैराशूट ओपन होता है तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जाहिर सी बात है जब खुलेगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, सही है। और पैराशूट जब क्लोज होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो ड्रैग फोर्स कम होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है you can equate water over a greater distance by placing your thumb over the end of the garden hose then leaving it completely uncovered, explain how this work। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोलने क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज होगी, इक्वेशन
of continuity. AV is equal to constant. A is inversely proportional to velocity. जब हम प्लेस करेंगे हम गार्डन होस तो सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जिसकी वजह से ये हैपेंड होता है हमारा। जिसकी वजह से वाटर ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस फ्लो करता है। How by using wind deflector on the top drag cap reduce wind consumption? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी सिंपल सही है। पॉइंट से बना के लिख रही हूँ मैं, आप पूरा मतलब स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। विदाउट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिख रही हूँ, विदाउट विंड डिफ्लेक्टर। जब विंड डिफ्लेक्टर नहीं होते तो क्या होगा? सबसे पहले तो फ्यूल माइलेज डिक्रीज होगी। फ्यूल माइलेज डिक्रीज होगी किसकी वजह से? ड्यू टू ड्रैग फोर्स। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि व्हीकल्स हैंडल नहीं हो पाएंगी। व्हीकल डज नॉट हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और लेस स्टेबल हो जाएंगी। 4 पॉइंट है कि ड्यू टू लार्जर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इंजन डज मोर वर्क। सही है। ये सिर्फ था कि विदाउट विंड डिफ्लेक्टर्स क्या होता है। अब विद विंड डिफ्लेक्टर क्या होगा? डिफ्लेक्टर when wind hit the deflector जब विंड हिट करेगी डिफ्लेक्टर को तो वो क्या करेगा? रीडायरेक्ट ओवर ओपन सरफेस यानी जो जगह खुली होगी उस तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा व्हीकल्स को। when wind hit the deflector it redirects over open surface। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि पहला ये फ़ायदा था, दूसरा फ़ायदा ये है कि इंजन डज लेस वर्क ड्यू टू लेस ड्रैग फोर्स। ये था इसका आंसर।